जो 2.5 साल 3 साल पहले लड़ते हुए दिखते थे, आजकल साथ नाश्ता करते हुए दिखाई। पॉलिटिकल कॉरिडोर में कांग्रेस की भी यही चर्चा है कि भाई चारों दिग्गज नेता एक तरफ हैं और करण महाराज जी एक तरफ हैं। देखिए, मेरे साथ मंत्री प्रसाद जी हैं, मेरे संग नवप्रभात जी हैं, मेरे संग और लोग भी हैं, कई सीनियर्स हैं। लेकिन ये प्रश्न उनसे करिए कि वो मेरे साथ क्यों नहीं उनसे है? भी हम पूछ रहे हैं, तो ये तो एक चैलेंज है ना प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपके कि पार्टी आलाकमान आपकी नहीं सुन रहा, क्योंकि आप कार्यकारिणी आप 2.5 साल में नहीं बना पाए और जो लोगों को आपने जिम्मेदारियां दी थी उनको अब हाल फिलहाल में उनको आलाकमान ने हटा दिया। ये कितना बड़ा एम्बेरसमेंट है। जिनको रखा हटाने की बात, वो केवल 2 या 3 सीट्स हैं और वो चुनाव में थी। नहीं, चुनाव आपने में आईआईसीसी ने कहा कि भाई आपने उनसे ये बिना कैसे? पूछे बिना अप्रूवल के आपने रख दिया। हाउ? मेरे पास केवल जिला अध्यक्ष हैं। मेरे को अभी पीसीसी नहीं मिली, क्यों पीसीसी नहीं वाला मिली, यही मेरा सवाल, क्यों नहीं मिली? ये इससे तो आप कमजोर है ना नहीं, इससे मैं तो। इसको कमज़ोर नहीं मानता। ओके। प्रीतम सिंह जी ने भी तो 3 साल नहीं दे पाए थे। मेरे को तो जिनको ये ला के दे देंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, उनके संग मैं काम करूँगा। मेरा ना कोई दुश्मन है, ना कोई दोस्त है। कुछ लोगों ने कहा कि आप डिस्कस नहीं करते हैं। आपने जब ये केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा भी प्लान करनी थी, आपने प्लान कर दिया। कांग्रेस के भीतर ये क्या चल रहा है? क्यों सारे लोग आपके साथ यात्रा में उस तरह से नहीं आ पाए? जो आरोप लगा रहे, उनसे इसका प्रश्न लीजिए। जब किसी यात्रा में सबके नारे लगे और करण मेहरा के कोई नारे ना लगे और 50-60 का एक ग्रुप बनाया जाए स्पेशली, और वो यात्रा के अंतिम 2 दिन में इस तरीके की हरकतें हों, तो वहाँ पर अगर किसी मेरे सीनियर ने मेरे नारे लगा दिए, तो इसमें इतना नाराज़ होना या रुष्ट होने का कारण मुझे समझ में नहीं आया। और वो रुद्रप्रयाग की मार्केट और वाले वीडियोज़ मेरे पास रखे हैं, वो मैं हाईकमान को भी दिखाऊँ। मैंने किसी को प्रमोट नहीं किया, मैं तो यात्रा लेके चल रहा था। मनोज रावत जी को सीरियसली लेना चाहिए था, उनको हरिद्वार से चलना चाहिए था। प्रीतम सिंह जी पूरा गुप्त काशी तक पैदल चल गए। हरीश रावत जी से हम उम्मीद नहीं कर सकते। कहीं-कहीं पे गणेश गुंजाल भी चले, लेकिन भाई खुद राजनीति में कोई किसी को परोस को कुछ नहीं देता सर। चमचागिरी से, गणेश परिक्रमा से कुछ चीज़ें मिल जाए, लेकिन राजनीति में आपको लेने के लिए अपने आप को साबित करना पड़ता है। मनोज रावत जी के टिकट की दावेदारी को खारिज किसने किया है? मैं रानीखेत छोड़ के कुमाऊँ में मेरे को करना चाहिए था एक्टिव, अगर मैं क्यों कुमाऊँ का हूँ। लेकिन मैं पूरी तरीके से ताकत यहाँ पिछले 2.5 साल से, मेरा कल जो था 38वां दौरा था रुद्रप्रयाग जनपद। 22 का चुनाव मुझे लगता है हम पूरी तरीके से हारने के कई रीज़न्स हैं, उसमें से एक रीज़न ये भी है, आपसी लड़ाई दिखाई दे रही थी। फ़र्क ये है कि जब करण मेहरा बना था, उसके 2 महीने के बाद चंपावत का चुनाव था। शर्मनाक हार हुई थी। नहीं, प्रत्याशी तो लेकिन आप ही लेकर के आए थे। सर, जब मेन प्रत्याशी भाग जाएगा, वो कह रहे थे कि आप संसाधनों में मदद करें, तो हिमेश खरकवाल का कि मैं भी लड़ सर लूंगा, 2 2 संसाधन नहीं 2 है मेरे जो पास। आदमी 2 महीने अध्यक्ष बने हुए हैं और जिसको ये पता नहीं कि पार्टी इसमें मदद करेगी नहीं करेगी, और बाई इलेक्शंस में पार्टी मदद नहीं करती, और मेरा कोई कारोबार ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पैसे से फाइनेंशियली इतनी नहीं, मदद कर पार्टी सकता। पूरी मदद करती, मान लो विधायक मदद कर देते, सर, अब पूर्व ये विधायक ये मदद ये करते। अंदर की बातें, और वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ उस शर्मनाक हार से। हम पहुँचे बागेश्वर। ये हार को 2000 के आसपास लाने में कामयाब रहे। कितना टफ इलेक्शन करता है कि मुख्यमंत्री को एक दिन तो सुबह से रात तक पैदल चलना पड़ा। वहाँ कुछ चीज़ें समझ में आई और उसका असर हमारे को, फिर उसका फ़ायदा हमने बद्रीनाथ और मंगलौर में लिया। बद्रीनाथ और मंगलौर की जीत का श्रेय तो आपको जाएगा, क्योंकि आपके नेतृत्व में पार्टी जीती है। लेकिन फिर जैसे बीच में आपने लोकसभा की 5 सीटों पे चुनाव हुआ, तीसरी बार आप लोग हार गए, उसको आपने गायब कर दिया। वो हार भी तो आपके हिस्से आएगी फिर। देखिए, मैं बिल्कुल उसको गायब नहीं कर रहा। मेरे से आप खुल के पूछ रहे हैं, मैं खुल के बताऊँगा। बस इशारा इतना ही कहूँगा कि जो मैं कह रहा था, और शायद गोदियाल जी को भी लाभ होता अगर माहौल बनता पूरे स्टेट में। जो केदारनाथ का मसला था, इसमें भी कहा कि वो दिल्ली में अब तो कोई मंदिर भी नहीं बन रहा था, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, विवाद खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस उसे चूंकि चुनावी फायदा लेना, इसे तूल दिए जा रहे, इसे मुद्दा बनाए जा रहे। कि मंदिर नहीं बन रहा, ये हमारी पहली जीत। सर, रही बात, हमारा केवल एक ही मुद्दा नहीं था, शीला वापस आना भी हमारा मुद्दा है। और वहाँ जो सबसे बड़ी बात है व्यवसायीकरण, जिसकी हम बात कर रहे हैं, टिकट लगा दिया गया 1100 रुपये का। कभी कहते हैं कि तांबे में सोना चढ़ाया गया था, फिर कहा पीतल लगाया गया, सोना चढ़ाया गया। जब मैंने ये प्रश्न उठाया कि साहब चांदी कहाँ गई, वो जो पुरानी चादर की, इन्होंने कहा चांदी में चढ़ा रखा है, और बह गया। ये कहते हैं कि साहब देने वाले को कोई परेशानी नहीं, लेने वाले को परेशानी नहीं, करण मेहरा को परेशानी क्यों है? वो पैसा ना देने वाले का है जब दे दिया, ना लेने वाले का पैसा, वो पब्लिक का पैसा। केदारनाथ भगवान का पैसा है। दूसरी बात, वहाँ इतनी अव्यवस्था, आप देखिए मनमोहन सिंह जी के टाइम पे और राहुल जी ने जब दौरा किया 2014 के आपदा के बाद, 17 किलोमीटर का मार्ग दुरुस्त किया गया विदिन 3 मंथ्स। करीब 2.5 महीने हो गए वहाँ मार्ग टूटा है, 4-5 किलोमीटर का हिस्सा बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुआ है। वहाँ प्लम्स तक नहीं पड़ पा रहे हैं। जब आपदा आई 31 को जब हम लोगों ने स्थगित किया, तो दुकानें खाली कराई गई, उनसे कहा तुम नीचे जाओ अभी, इस बीच यहाँ कोई नहीं रहेगा। ठीक है, यात्रा बंद थी, वो नीचे आ गए। साहब, सारा साफ हो गया साहब। जो वहाँ लेबर्स लेके कोई साहब गए हैं, तो वो सारा दुकान, आप दुकान वालों के इंटरव्यू लेंगे, वो सब रो रहे हैं। केदारनाथ की यात्रा में आपने कहीं 2 ऑक्सीजन पॉलर नहीं लगा रखे। आपका लेह लद्दाख में देखिए साहब,
अफसरों के कुत्तों को घुमाने के लिए गाड़ियाँ हो सकती हैं, लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन पॉवर में कितना खर्चा आना है सर? केदारनाथ में आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की आस्था है तो मनमोहन सिंह जी के बराबर दे दीजिए ना, हमको धन आवंटित कर दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? जब वो आदि कैलाश गए थे, वो फ़ोटोग्राफ्स मैं आपसे शेयर करूँगा कभी न कभी, जिसमें मंदिर पीछे है, बोर्ड लगा हुआ है कि ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी मना है। उसी बोर्ड के आगे फ़ोटो खिंचवाई है जानबूझ के कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मैसेज है पब्लिक के लिए। क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ भी जीतेगी और बीजेपी बद्रीनाथ हार के केदारनाथ भी हारेगी? ऐसी क्या आन ज़रूरत पड़ गई कि 5 मंत्री लगाने पड़े? उनका काम जनता की सेवा करना और अपने डिपार्टमेंट्स को चुस्त-दुरुस्त रखना है। 5-5 मंत्री एक इलेक्शन में ड्यूटी लग रही है, बिल्कुल वैसे हो गए कि प्रधानमंत्री हैं कि प्रचार मंत्री पता नहीं चला। मैं सीएम की दौड़ में नहीं हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं केवल अपना काम कर रहा हूँ। विरोध उसी का होता है जो जीवित होता है और मैं जीवंत हूँ, काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ तो विरोध भी होगा। मैं मजबूत हो रहा हूँ तो उससे भी कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा। आज हमारे साथ है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा। करण मारा, अभी केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पूरी करके लौटे हैं। उनसे जानते हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ है और कितना केदारनाथ का जो आने वाले समय में उपचुनाव है उस पर इसका असर पड़ने वाला है। हमारे साथ बातचीत में करण मारा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जिस तरह से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आप लोगों ने पूरी की है, क्या मैसेज वहाँ से निकल कर के आया है? क्या समझा जाए? बीजेपी ने कहा कि चूँकि अब सामने केदारनाथ का चुनाव है इसलिए कांग्रेस ने माहौल बनाया, इस पर सियासत कर रही है। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है इसमें मेरा ध्यान नहीं है और अगर हमने सियासत के लिए करी होती तो हम पहले यात्रा निकाल लेते। जब दिल्ली में बुराड़ी के पास मंदिर बनाने की बात आई, उसका नाम केदारनाथ धाम ट्रस्ट रखा गया, क्यूआर कोड के तहत पैसा लिया गया और शिला ले जाने की बात जब आई और जब आपके जैसे लीडिंग जो न्यूज़ चैनल्स हैं, पत्रकार हैं, उनके द्वारा जब अखबारों में, चैनल्स पे हमने देखा कि हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री खुद उस शिला का पूजन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो पुण्य यहाँ मिलेगा, केदारनाथ आ गया, जो नहीं जा सकते उनको दिल्ली मिल जाएगा। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जिस तरीके से खाटू श्याम मंदिर का हुआ है, अब देहरादून में मंदिर है तो अब यहाँ के लोग ज़्यादा खाटू श्याम नहीं जा रहे, वो यहीं जा रहे हैं। तो आने वाले 50-60 साल बाद, 70 साल बाद हो सकता है कि हमारे जो केदारनाथ धाम है उसमें लोगों का आवन-जावन कम हो जाए, क्योंकि ये केवल धार्मिक ही नहीं है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। 9 लाख साल पुराना कहा जाता है इन हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनको। और एक ही लाइन पे हैं सारे, अगर आप कंट्रोल की उसके हिसाब से देखें और 5000 साल पहले पांडवों के द्वारा वहाँ मंदिर निर्माण होता है। 2500 साल पहले शंकराचार्य जी व्यवस्था देते हैं। तो ऐसी चीज़ को खंडित करना या उसके संग खिलवाड़ करना ये बहुत दुखद था और 5 केदार से छठा केदार बनाने की कोशिश हो रही थी जो हमने कभी सुना नहीं। तब मुझे ये लगा कि मुझे कुछ ना कुछ इसमें जल्दी ही करना चाहिए और फिर हमने देखा शंकराचार्य जी के चरण छू रहे हैं प्रधानमंत्री जी और उनके प्रवक्ता और नेता जो हैं उनकी बुराइयां कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं अब समय आ गया है कि जो सनातन धर्म के नाम से राजनीति करने वाली पार्टी है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान सनातन धर्म का कर रही है। चाहे राम जी को उँगली पकड़ के अयोध्या ले जाते हुए पोस्टर्स आए हों, चाहे वो केदारनाथ बाबा के गर्भगृह के नियम प्रधानमंत्री जी के द्वारा तोड़े जा रहे हों और भी बहुत सारी चीज़ें, सोने की चोरी की बात लगातार आ रही थी। नहीं, सोने की चोरी पर उन्होंने कहा कि साहब उसको कांग्रेस तिल का ताड़ बना रही है, ऐसा कुछ नहीं था। और जो केदारनाथ का मसला था इसमें भी कहा कि वो दिल्ली में अब तो कोई मंदिर भी नहीं बन रहा था, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, विवाद खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस उसे चूंकि चुनावी फायदा लेना इसे तूल दिए जा रही है, उसे मुद्दा बनाई जा रही है। नहीं, आपकी बात ठीक है कि मंदिर नहीं बन रहा, ये हमारी पहली जीत है। आपने क्या उपलब्धि है? तो पहली उपलब्धि तो है कि मंदिर बनाने से रुक गए। दूसरा रही बात, हमारा केवल एक ही मुद्दा नहीं था, शिला वापस आना भी हमारा मुद्दा है। क्यूआर कोड में मैंने आपके पत्रकार साथियों के सामने डेमो करके दिखा था 23 तारीख की प्रेस में कि बंद करने के बाद भी इन्हों के पैसा जा रहा है, पत्रकारों ने भी डाले, पैसा गया। उसके बाद मेरा कृष्णा गुफ़ा का मामला है। कई वर्षों तक कृष्णा माई ने वहाँ तपस्या की सर और वहाँ का आम आदमी कहता है कृष्णा माई की गुफ़ा है आज भी। लेकिन नाम मोदी गुफ़ा रख दिया, 24 घंटे बैठ के वो 17-18 साल की तपस्या खत्म हो गई। और वहाँ जो सबसे बड़ी बात है व्यवसायीकरण जिसकी हम बात कर रहे हैं, टिकट लगा दिया गया 1100 रुपये का। एक श्रद्धालु जो पैदल वहाँ जा रहा है उसके पास पैसे नहीं हो सकता उसके पास ना हो पैसा और वो उसके दर्शन लाभ से वंचित रह रहा है। और सोने की चोरी की जहाँ तक बात है सर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि बीकेटीसी को एक क्लियर करना चाहिए कि जब 2-3 साल पहले ये खबरें छप रही थी लीडिंग अखबारों में, बड़े चैनल्स में आ रहा था कि 18 घोड़ों में सोना ले जाया गया 230 किलो। तब से अब तक खंडन क्यों नहीं किया? हाँ, तब तो इनको अच्छा लग रहा था ना कि भाई चलो इसमें वाहवाही बन रही है, बनेंगे, लेकिन बाद में उगलेगा। एक तरह से वो ऐसा सांप हो गया कि वो अब उगलते नहीं बन रहा, निगलते नहीं बन रहा है। नहीं सर, इसमें इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है।
एक तो खंडन नहीं हुआ, उसके बाद आपने एक अतिरिक्त सुरक्षा माँगी, ये पत्र है हमारे पास, जिसमें आपने कहा कि वहाँ है, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। तीसरी बात 3 बार स्टेटमेंट चेंज हो गए, कभी कहते हैं कि तांबे में सोना चढ़ाया गया था, फिर कहा पीतल लगाया गया, सोना चढ़ाया गया। जब मैंने ये प्रश्न उठाया कि साहब चाँदी कहाँ गई, वो जो पुरानी चादर गई, इन्होंने कहा चाँदी में चढ़ा रखा है और बह गया। हम अगर कोई ट्रस्ट चलाते हैं, कोई या इस तरीके की संस्था चलाते हैं सर, तो अगर 2 किलो नमक भी कोई देता है ना, वो अंकित होता है कि 2 केजी नमक आया, इतने किलो चावल, इतना किलो दाल या इतना धनराशि दी। आपने सोने जैसी चीज़ का ले लिया, स्टॉक में चढ़ा दिया और केवल उसके सुनार के कहने पे आप कह रहे हैं मैंने चढ़ा दिया, ये क्या संभव है? कौन ऐसी एजेंसी है जिससे आपने सर्टिफ़ाई कराया कि इतना सोने का पॉलिश हुआ, इतना सोना हमको मिला था, ऐसे आपने स्टॉक में कैसे चढ़ाया? तो ये हम ये नहीं कह रहे कि कोई चोर है या नहीं है, लेकिन उसकी जाँच प्रॉपर होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सिटिंग जज हों जाँच में, ताकि कोई पॉलिटिकली उसको छेड़छाड़ ना कर सके। और उसमें हर्ज क्या है, अगर आप साफ-सुथरे हैं, राम भगवान ने तो सीता माँ से अग्नि परीक्षा ले ली थी, उन्हीं का नाम लेके राजनीति करते हैं, तो क्या दिक्कत है वो करने? ये कहते हैं कि साहब देने वाले को कोई परेशानी नहीं, लेने वाले को परेशानी नहीं, करण मेहरा को परेशानी क्यों है? वो पैसा ना देने वाले का है जब दे दिया, ना लेने वाले का पैसा, वो पब्लिक का पैसा, केदारनाथ भगवान का पैसा है, भगवान सबके हैं। भगवान सबके हैं। दूसरा जो मेरा मेन मुद्दा था सर, आप यहीं इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, मैं आपको ईटीवी से फॉलो कर रहा हूँ। मैं खुद यहाँ का निवासी हूँ, कई बार केदारनाथ जा चुका हूँ, बचपन में भी गया हूँ। मैं मोबाइल लेके नहीं जा सकता। मैं एक फ़ोटो बाबा के साथ नहीं खिंचवा सकता, बाहर मंदिर के बाहर खिंचवाता हूँ। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जिसके ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी है लॉ को फ़ॉलो करने की, करवाने की और लॉ बनवाने की, वो वहाँ 5 कैमरे लेके अंदर जाते हैं गर्भगृह में। तो प्रधानमंत्री तो बाद में घुसते पहले कैमरामैन घुसे हुए रहते हैं, उनका तो अपना एक अलग ही तो ये मैं चाहता था कि देश दुनिया ये देखे कि हो क्या रहा है। आप भगवान से बड़े नहीं हो सकते। मंदिर में राजा जाए चाहे रंक जाए, सब भक्त हैं, भगवान सब के आगे बराबर सब हैं, बराबर वहाँ सब बराबर। वहाँ आप कैमरा लेके चले गए और भोले बाबा छोटे दिख रहे, आप चोगा ओढ़ के उनसे भी बड़े दिख रहे। अखबारों में ऐसा लग रहा था कि केदारनाथ बाबा बहुत छोटे हैं, और ये एक घटना नहीं है सर। जब वो आदि कैलाश गए थे, वो फ़ोटोग्राफ्स मैं आपसे शेयर करूँगा कभी ना कभी, जिसमें मंदिर पीछे है, बोर्ड लगा हुआ है कि ये वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी मना है। उसी बोर्ड के आगे फ़ोटो खिंचवाई है जानबूझ के, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मैसेज है पब्लिक के लिए। तो इन चीज़ों का मैं विरोध कर रहा हूँ। ये ठीक है, लेकिन जो इतनी अच्छी यात्रा आप लोगों ने निकाली, लेकिन उस यात्रा में कुछ चीज़ें फिर आप लोगों की जो कांग्रेस की टेंडेंसी है, जो ग्रुपिज्म है, वो सब चीज़ें भी नज़र आने लगी। कहीं पे नेता आपस में आप लोग भिड़ गए, कहीं पे जैसे सेकंड टाइम अभी जो इसको कंक्लूड करने के लिए आप गए तो आप ही गए, ना तो हरीश रावत जी पहुँचे, ना प्रीतम जी पहुँचे, ना यशपाल जी पहुँचे। क्या कांग्रेस के भीतर ये क्या चल रहा है? क्यों सारे लोग आपके साथ यात्रा में उस तरह से नहीं आ पाए? देखिए कांग्रेस पब्लिक से और जो हमारा नीचे का कार्यकर्ता है उससे, ये गलतफ़हमी है कि करण मेहरा से, कांग्रेस से या किसी अन्य साथी से है। कांग्रेस वर्कर से है, पहली बात। यशपाल आर्या जी का जहाँ तक सवाल है, वो मैक्स में थे, उनकी वाइफ़ बहुत बीमार थीं और उनका समय पहले से निर्धारित था। दूसरा, रावत जी को डॉक्टर ने हाई एल्टीट्यूड में जाने के लिए मना किया है। प्रीतम भाई के घर में कुछ ऐसी है जो बंदिश होती है, किसी की डेथ में वो बंदिश थी। गोदियाल जी का आने का था, लेकिन गोदियाल जी क्योंकि बारिश इतनी थी और उनका एक प्रोग्राम वो लगा तो था वहीं कुछ। रुद्रप्रयाग में घूम हाँ, रहे हाँ, हैं। हाँ, उनका अनावरण का कुछ प्रोग्राम था, कुछ मूर्तियाँ लगी थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कुछ जो शहीद हुए थे, तो उसमें थे। लेकिन जब उनको आना था तब तक रोड ब्लॉक्स हो गई, कई चीज़ें। मैंने भी लगातार 24 घंटे बारिश में ही मैं गया, बारिश में ही वापस आया। बहुत भयानक मंज़र था, पत्थर गिर रहे थे हमारे लेकिन सामने। आपने डिले कर सकते 2-4-5 दिन, आपने कहा कि नहीं अभी तुरंत नहीं, करते नहीं हैं। सर, वो श्राद्ध का मामला है। अब शाम से पहले-पहले आप कंक्लूड श्राद्ध करना से चाहते पहले हैं। कंक्लूड करना था, फिर उसके बाद रामलीलाएँ आ रही हैं, वर्कर के अपनी कई कमिटमेंट्स होते हैं रामलीलाओं में इत्यादि में, फिर नवरात्रि आ रही हैं, तो हमको करना इधर ही था। और हमको प्रशासन से भी पूछना था कब मुफ़ीद है, लेकिन वो 2 दिन भी ऐसे छँटे जिसमें लगातार बारिश थी, चट्टानें गिर रही थी। और पिछली उसमें जो आप बहस की बात कर रहे हो, बहस नहीं थी वो, 9 दिन हम लोग लगातार पैदल चले थे। पाँव में सबके छाले थे, मेरे ही नहीं थे, हाँ। सारे लोगों के छाले थे। 35 से 40 डिग्री के बीच का टेम्परेचर था यहाँ से लेके धारी देवी तक, और 230 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है सर। तो बात ये आई कि कहीं कुछ लोग वेट करें, वहाँ जल्दी चलना है। जबकि हमारा शेड्यूल रोज़ का था, ढाई बजे 2 बजे से 3 बजे के बीच में भोजन होता था, और उसके बाद 2 घंटे का वहाँ पर रेस्ट करते थे ताकि धूप थोड़ा कम हो जाए। 5 बजे से हम लोग फिर चलते थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था वहाँ है वो जल्दी चलो। लेकिन चावल खाते एकदम चलने की स्थिति में कोई नहीं था। अगर पहला दूसरा दिन होता शायद हिम्मत करते, लेकिन 9 दिन में कार्यकर्ता थका हुआ था, उसी को लेकर बातचीत हुई। और वो
कुछ गलतफहमियां कुछ लोगों ने पैदा नहीं, की। लेकिन महाराज ये कहा जाता है कि वहाँ रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ में मनोज रावत के साथ उस तरह से आप दिखाई नहीं दे रहे थे। आप हरक सिंह रावत को प्रमोट कर रहे थे, आप दूसरे लोगों को प्रमोट कर रहे थे और उसके बाद आप लोगों में गणेश गोतियाल जी में, आप सब लोगों में वो जो भगजक होती है और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमने वहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे कर रखे थे, आप वहाँ 7 घंटे लेट पहुँचे और फिर वहाँ से आप सीधे निकल गए। ये क्या चल रहा नहीं, था? 7 घंटे लेट वाली बात तो बिल्कुल झूठी है। मैं बता रहा हूँ सेट शेड्यूल था। सुबह नाश्ता करके हम लोग चलते थे। 2 से 3 बजे के बीच में भोजन, 2 घंटे का उसके बाद रेस्ट होता था और उसके बाद फिर जो लास्ट का 10 किलोमीटर होता था हम बाद में करते हैं। रोज़ हमारा 27 से 30 किलोमीटर का ऑन एन एवरेज था। और जहाँ तक मनोज रावत जी की बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। मैंने किसी को प्रमोट नहीं किया। मैं तो यात्रा लेके चल रहा था। होश भी नहीं रहती। जब आप यात्रा में चलते हैं इतना होश नहीं रहता कौन बगल में चल रहा है, कौन क्या चल रहा है। कोशिश कर रहे थे। मनोज रावत जी को सीरियसली लेना चाहिए था, उनको हरिद्वार से चलना चाहिए था। भाई अगर पॉलिटिकल फ़ायदे की बात है तो उन्हीं को होना था सबसे ज़्यादा। उनको हरिद्वार में इंक्लूड होना चाहिए था, उनको पूरे रास्ते साथ चलना चाहिए था। वो बमुश्किल पूरे 200 या ये अब तो 300 हो गया, 300 किलोमीटर में बमुश्किल 3 किलोमीटर चले हैं पैदल। प्रीतम सिंह जी पूरा गुप्तकाशी तक पैदल चल गए। हरीश रावत जी से हम उम्मीद नहीं कर सकते। कहीं-कहीं पे गणेश गुंजाल भी चले, लेकिन भाई खुद राजनीति में कोई किसी को परोस के कुछ नहीं देता सर। राजनीति में चीज़ों को ग्रैब किया जाता है, हासिल करने के लिए मेहनत करी जाती है। यूँ ही किसी को बिना पसीना बहाए राजनीति में कुछ नहीं मिलता। हो सकता है चमचागिरी से, गणेश परिक्रमा से कुछ चीज़ें मिल जाएँ, लेकिन राजनीति में आपको लेने के लिए अपने आप को साबित करना पड़ता है। कभी बाई लक कोई चीज़ मिल जाती है, लेकिन उसको रिटेन रखने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। आपको परिवार का त्याग करना पड़ता है, आपको अपनी सुख-सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है, आपको धूप, बारिश, पानी कुछ नहीं देखना पड़ता है और जगह बनाने में समय लगता है। नहीं, मैं करण महाराज, वो तो मनोज रावत का तो नेचुरल क्लेम इस लिहाज से बनता है कि भाई आपने मंगलौर में उपचुनाव हुआ, काजी साहब लड़े, चूंकि काजी साहब 22 में चुनाव हार गए थे। उससे पहले वहां से विधायक थे। मनोज रावत 17 में विधायक बन गए थे, 22 में हार गए थे। तो केदारनाथ में तो उनका नेचुरल क्लेम बनता है। आपको लगता है कि नहीं, ये नेचुरल क्लेम नहीं हो सकता, जो विनिबिलिटी फैक्टर है वो देखा जाता है? हमने तो मना किया ही नहीं, अभी तो टिकट की बात ही नहीं हुई, ना वहाँ पर्यवेक्षक गए हैं, ना प्रभारी गए हैं। मनोज रावत जी के टिकट की दावेदारी को खारिज किसने किया है? अभी तो ये बात ही नहीं आई, ये चर्चा, ये प्रश्न उठा कहाँ से सर? ये अभी प्रश्न तो इसलिए उठा कि भाई हरक सिंह रावत जी, करण माला जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कुंवर सजवान से लेके बहुत सारे नाम घूम रहे देखिए, हैं वहां पे, और वो आपने कहा गणेश परिक्रमा करते हुए मनोज रावत जी दिखाई दे नहीं, रहे हैं। नहीं, मैंने उनका नाम नहीं लिया। मैंने कहा कुछ लोग सोचते हैं गणेश परिक्रमा से सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। जहाँ तक ज़िंदाबाद की बात है, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ और जब किसी यात्रा में सबके नारे लगे और करण मेहरा के कोई नारे ना लगे और 50-60 का एक ग्रुप बनाया जाए स्पेशली और वो यात्रा के अंतिम 2 दिन में इस तरीके की हरकतें हों, तो वहाँ पर अगर किसी मेरे सीनियर ने मेरे नारे लगा दिए, तो इसमें इतना नाराज़ होना या रुष्ट होने का कारण मुझे समझ में नहीं आता। अगर 4 नारों के संग अगर करण मेहरा भी ज़िंदाबाद कह दी जाती, क्योंकि कहना चाहिए, कांग्रेस सबसे पहले कहना चाहिए प्रदेश तो अध्यक्ष के नाते, तो आपका हक है। कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ मैं और वो रुद्रप्रयाग की मार्केट और वाले वीडियोज़ मेरे पास रखे हैं, वो मैं हाईकमान को भी दिखाऊँगा। जो चीज़ें करने की कोशिश की गई, मैं बहुत ज़्यादा वोकल नहीं रहता, मैं कहना नहीं चाहता कि क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहता। मेरा पूरा फ़ोकस कांग्रेस को जाता है। देखिए मैं सर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार लानी है, तो देहरादून की 9 सीट के समेत पहाड़ के जो हमारे टोटल 30 सीटें हैं, अगर 11 सीटें हम हरिद्वार की छोड़ दें, उसमें हम 2017 में 1 सीट जीते सर और 2022 में 3। जब तक मैं इन सीटों को 15 से ऊपर नहीं ले जाऊँगा, तब तक सरकार आ नहीं सकती। आप 40 सीट में 36 सीटें नहीं ला सकते हैं। तो मेरा पूरा फ़ोकस, मैं रानीखेत छोड़ के कुमाऊँ में मेरे को करना चाहिए था एक्टिव, अगर मैं क्यों कुमाऊँ का हूँ। लेकिन मैं पूरी तरीके से ताकत यहाँ पिछले 2.5 साल से, मेरा कल जो था 38वाँ दौरा था रुद्रप्रयाग जनपद का, 38वाँ। तो वो केवल इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ अपना खेत ठीक करना है कांग्रेस का। मुझे अपनी सीट जीतना हारने का भी कोई वो नहीं है, क्योंकि मैंने पहले दिन कहा जब मैं बना, मैं सीएम की दौड़ में नहीं हूँ। ना मैं इतनी उम्मीद रखता हूँ, कि मेरे पास 25 साल और हैं राजनीति करने के। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं केवल अपना काम कर रहा हूँ। मैं फ़ोकस भी अपने काम में कर रहा हूँ सर। और मेरे को जो टूट हुई थी 2017 में, हमारे 9 एमएलएज़ गए थे सर, तब से हम सँभल नहीं पाए हैं। फैक्ट है। फैक्ट, मैं अभी जब आपका इंटरव्यू करने से पहले जो रिसर्च कर रहा था, तो मैंने आपके अप्रैल 17 को आपने चार्ज संभाला था 2022 में, तो उसके बाद के और उससे पहले के मैं आपके वीडियोस भी, आपके बयान भी, मीडिया में इंटरव्यूज़ भी आपके पढ़ रहा था, तो आपने कहा कि आपका मकसद है कि कांग्रेस में गुटबाजी ख़त्म करेंगे, सब नेताओं को साथ लेकर चलेंगे। अब जब 2.5 साल के आसपास का वक्त हो गया, तो क्या आप अपनी इस मुहिम में कामयाब हुए,
या आपको लगता है कि नहीं आप कामयाब नहीं हो पाए नेताओं को इकट्ठा करने में, एक साथ लेने में? देखिए 2 चीज़ों में मैं कामयाब रहा। एक तो अ, जो झटका हमको 17 में मिला, अब वैसा झटका नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकंड लाइन तैयार है। पहले होता था करण मेहरा और करण मेहरा की टीम। करण मेहरा भागा तो पूरी टीम गई तो रानीखेत खाया, कोई नहीं है। अब वो नहीं हुआ, करण मेहरा जाएगा तो कोई 2-3 लोग वहाँ तैयार बैठे हैं जो सँभाल लेंगे। दूसरा जो मैं कामयाबी कहता हूँ कि अब उस तरीके के तीखे बयान चैनल्स पे और मीडिया में नहीं देखने को मिल रहे हैं, जो पहले अमूमन 22 का चुनाव मुझे लगता है हम पूरी तरीके से हारने के कई रीज़न्स हैं, उसमें से एक रीज़न ये भी है आपसी लड़ाई दिखाई दे रही थी। और अब क्या है कि अब वो वाली लड़ाई नहीं है, जो पहले थी। अब सबका एक ध्येय है कि हम जीतें, इसीलिए हम बद्रीनाथ जीते सर, इसीलिए हम मंगलौर जीते। आपने एक चीज़ कहा मेरे को बड़ी अच्छी लगी आपकी बात कि क्या फ़र्क देख रहे हैं। फ़र्क ये है कि जब करण मेहरा बना था उसके 2 महीने के बाद चंपावत का चुनाव था, शर्मनाक हार हुई थी, बहुत ही बुरी हार। नहीं, प्रत्याशी तो लेकिन आप ही लेकर के आए थे। सर जब मेन प्रत्याशी भाग जाएगा, जो जिनको लड़ना चाहिए वो अगर मुख्यमंत्री के सामने लड़ने से चूकेंगे, वो कह रहे थे कि आप संसाधनों में मदद करें, तो हिमेश खरकवाल का मैं भी लड़ सर लूँगा, दो दो संसाधन नहीं दो है मेरे जो पास। आदमी 2 महीने अध्यक्ष बने हुए हैं और जिसको ये पता नहीं कि पार्टी इसमें मदद करेगी नहीं करेगी, और बाई इलेक्शंस में पार्टी मदद नहीं करती सर, पार्टी से कुछ नहीं आता। मैं कहाँ से मदद करता? मैं खुद 2 बार का विधायक हूँ और दोनों बार विपक्ष में बैठा हुआ विधायक हूँ, और मेरा कोई कारोबार ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पैसे से फाइनेंशियली इतनी नहीं, मदद कर पार्टी सकूँ। पूरी मदद करती, मान लो विधायक मदद कर देते, सर अब पूर्व ये विधायक ये मदद ये करते। अंदर की बातें इनको मैं नहीं हाँ, करना सही चाहता, है। बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं। और वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ उस सर्वनाक हार से, हम पहुँचे बागेश्वर। बागेश्वर में हम 12,000 से हारे थे, मंत्री बन रहा था, उनकी पत्नी लड़ रही थी, उसके बावजूद भी हम 12 की हार को 2,000 के आसपास लाने में कामयाब रहे। थोड़ा-सा कुछ कमियाँ रही, अगर उनको हम पूरा कर पाते और मुख्यमंत्री को लगातार 4-5 दिन वहाँ नहीं आए होते, कितना टफ इलेक्शन करता है कि मुख्यमंत्री को एक दिन तो सुबह से रात तक पैदल चलना पड़ा था। तो वहाँ हम आए, वहाँ कुछ चीज़ें समझ में आई और उसका असर हमारे को, फिर उसका फ़ायदा हमने बद्रीनाथ और मंगलौर में लिया। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था बद्रीनाथ चुनाव जीतेंगे। ताकतवर आदमी गया था, प्रदेश का अध्यक्ष वहीं था, राज्यसभा का सदस्य हो गया था और 2 टीमें मिलके उनको लग रहा था हम एक तरफ़ा जीतेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम बद्रीनाथ जीतने में कामयाब रहे। ये असर वही है जो आपने पूछा कि असर क्या है? नहीं, बद्रीनाथ और मंगलौर की जीत का श्रेय तो आपको जाएगा, चूँकि आपके नेतृत्व में पार्टी जीती है, लेकिन फिर जैसे बीच में आपने लोकसभा की 5 सीटों पे चुनाव हुआ, तीसरी बार आप लोग हार गए, उसको आपने गायब कर दिया। वो हार भी तो आपके हिस्से आएगी फिर। देखिए, मैं बिल्कुल उसको गायब नहीं कर रहा। मेरे से आप खुल के पूछ रहे हैं, मैं खुल के बताऊँगा। टिकट के बँटवारे के टाइम में जो मेरे इंटरव्यूज़ हैं, उनको आप देखिएगा। देखिए मैंने। मैं आज भी कायम हूँ इस बात में कि हम 5 में से कम 3 सीटें जीतते। लेकिन अफ़सोस है कुछ चीज़ों का, मैं उसको अब मैं कैमरे में नहीं कहना चाहता क्योंकि कड़वाहटें बढ़ती नहीं, हैं। आप वो आपने कहा सब मीडिया में भाई, आपने कहा रावत जी को हरिद्वार लड़ना चाहिए था, प्रीतम सिंह जी को टिहरी लड़ना चाहिए था और यशपाल आर्य जी को अल्मोड़ा नैनीताल या मैंने चुनाव लड़ना चाहिए था। ये लोग तो नहीं लड़ पाए, वो सारी बातें तो हैं ही पब्लिक डोमेन में। केवल इतना है कि अगर कैमरे में भी नहीं कहा होता हम नहीं लड़ेंगे, तो भी फ़र्क वर्कर को लगा यार इसका मतलब नहीं, जब बड़ा आदमी ही लड़ने से पीछे जाएगा, नहीं तो क्या ये तो लोग डर गए थे, इनको लगा था कांग्रेस का फ्यूचर नहीं, राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो 2-2 यात्रा निकाल के देश में माहौल बना चुके थे, कांग्रेस 99 पे चलेगी। ये बड़े नेता इसको सेंस करने में चूक गए थे या मैनेज हो गए थे बीजेपी के द्वारा, क्योंकि बीजेपी पे आरोपी भी लगते हैं कि वो विपक्ष को मैनेज करके भी चलती है। सर मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, बस इशारा इतना ही कहूँगा कि जो मैं कह रहा था, वो 2 बाई इलेक्शन जीत के मैंने साबित किया कि मैं ठीक कह रहा था। पब्लिक का की नब्ज़ ये थी कि वो कांग्रेस को जिताना चाह रही थी। लोग राहुल गांधी जी से इम्प्रेस थे। जो बात आती थी कि अल्टरनेट क्या है मोदी का, लोग राहुल जी को अल्टरनेट के रूप में देखने लगे थे। अ, और उसको साबित मैंने 2 बाई इलेक्शन जीत के किया है कांग्रेस ने। अगर सही तरीके से चीज़ें हुई होती तो हम 3 सीटें मिनिमम, कम से कम 3 सीटें जीतते और शायद गोदियाल जी को भी लाभ होता। अगर माहौल बनता पूरे स्टेट में, तो गोदियाल जी भी मेरे ख्याल से चुनाव जीत नहीं, जाते। नेता ये बड़े वाले नेता ये कह रहे ठीक है भाई, प्रीतम हरीश और यशपाल कह रहे ठीक है हम लोग नहीं लड़े तो 3 सीट हमारी हार गए, लेकिन बाकी 2 तो करण महाराज जी जिता लेते, गणेश गोदियाल जी को जिता लेते, प्रदीप टमटा जी को जिता लेते या प्रकाश जोशी जी को जिता लेते। देखिए, करण मेहरा जादू की छड़ी नहीं रखते हैं। मैंने कहा ना, जब कार्यकर्ता का मनोबल ऊँचा रहता है, तो रिज़ल्ट्स कुछ और आते हैं। कार्यकर्ता अगर ये लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है और पहला चरण नहीं होता, अगर ये तीसरा चरण में भी चुनाव होता, तो भी शायद कुछ फ़र्क दिखाई देता, तब तक माहौल बन गया था। और मुझे कंट्रोवर्शियल चीज़ों में जाना इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा लक्ष्य अब केदारनाथ का बाई इलेक्शन है। मैं पार्टी को स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा हूँ। आज वर्कर खड़ा है। कोई 10 दिन में आके एकदम से चुनाव नहीं लड़ पाता, लेकिन कोई पाँचों
लोकसभा के प्रत्याशियों में कोई ये नहीं कह सकता कि कैडर नहीं था। सब जगह कार्यकर्ता थे, ब्लॉक से लेकर बूथ लेवल तक। अब क्या रिजल्ट रहे वो अलग बात है, लेकिन आज पूरे उत्तराखंड में हमारा कैडर खड़ा है, कार्यकर्ता लड़ते हुए, बोलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आपको मंगलौर और बद्रीनाथ की जीत का हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं, आप ले भी रहे हैं, तो फिर हार का क्रेडिट भी तो आप लेना पड़ेगा। आपने कहा कि साहब ये दिग्गज भाग गए इसलिए हम हार गए, आप कह रहे हैं हार इनकी है, जीत मेरी है। नहीं, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, ना मैं किसी को दे रहा। मैं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा था कि पब्लिक जिताना चाहती है, वो सही था। वो 2 सीटें जीत के साबित हो गया। अगर हमने सही तरीके से जज कर लिया होता, तो हम एमपी की सीट्स में भी कुछ ना कुछ बेहतर करते। लेकिन जो आपने अध्यक्ष बनने के ठीक पहले 4 संभालने से पहले और उसके बाद भी कहा था कि आप इन सब नेताओं को साथ ले जाएँगे, ये नज़र नहीं आ रहा। आप खुद जब कह रहे हैं कि भई दिग्गज अगर इस चीज़ को सेंस कर लेते और वो चुनाव से पीछे नहीं हटते तो कार्यकर्ता डिमोरलाइज़ नहीं होता, नतीजे दूसरे होते। क्या वजह है आज ये कहा जा रहा है जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा है कि ना तो हरीश रावत जी आपके साथ हैं, ना करण महाराज जी के साथ प्रीतम सिंह जी हैं, ना करण महाराज जी के साथ यशपाल आर्य जी हैं, ना करण महाराज जी के साथ गणेश गोदियाल हैं। ज़्यादातर विधायक भी साथ नहीं है, रंजीत रावत जी खम ठोक के आपके साथ खड़े हुए हैं, हरक सिंह रावत जी खम ठोक के आपके साथ खड़े, जो दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? आप सबको साथ क्यों नहीं ले पाए? कुनबे को इकट्ठा क्यों नहीं कर पाए? ये तो आप मानेंगे फेल्योर रह गया ना, आपका 2.5 साल का कार्यकाल हो गया आपका। देखिए, कौन किसके साथ है या नहीं, यहाँ तो पता ही नहीं चलता। जो 2.5 साल 3 साल पहले लड़ते हुए दिखते थे, आजकल साथ नाश्ता करते हुए हाँ, वो दिखा रहे, खाना आपके खाते। खिलाफ सब एक हैं, वो तो दिखाई दे रहा है। यही तो मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिकल कॉरिडोर में कांग्रेस की भी तो यही चर्चा है कि भई चारों दिग्गज नेता एक तरफ हैं और करण महाराज जी एक तरफ हैं। देखिए, मेरे साथ मंत्री प्रसाद जी हैं, मेरे संग नवप्रभात जी हैं, मेरे संग और लोग भी हैं, कई सीनियर्स हैं। ये भी लोग मेरे साथ हैं, मैं नहीं कहता मेरे साथ नहीं है। लेकिन ये प्रश्न उनसे करिए कि वो मेरे साथ क्यों नहीं, नहीं उनसे है? भी हम पूछ तो रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर सब लोग मेरे खिलाफ है, मैं नहीं कह रहा मेरे खिलाफ है, क्योंकि मैं कहीं कार्यक्रम कर रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो कम दिखाई दें, ज़्यादा दिखाई दें, मेरी यात्रा में शुरुआत में सब थे और यात्रा जब हमने स्थगित की उससे पहले भी सब थे। तो ये कहना कि वो साथ नहीं आ रहे, मैं इस बात को मानता नहीं। और मैं जिस तरीके से लगातार फील्ड में हूँ, तो ये रोज़ किसी के घर जाना पॉसिबल नहीं है। और मुझे लगता नहीं कि मेरे साथ है, मुझे लगता है वो कांग्रेस के साथ है। और मेरे साथ हो ना हो, कांग्रेस के साथ होंगे, तो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। हम सब कांग्रेस के वर्कर्स हैं और कांग्रेस के वर्कर को कांग्रेस के लिए काम करना चाहिए। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जितने सीनियर हो सब कांग्रेस के लिए काम करेंगे। नहीं, ये जिस भाई आप टिकट दिलवाना चाह रहे थे इन लोगों को, इन्होंने टिकट नहीं लिया, आपकी बात नहीं मानी, आप पाँचों टिकट बाँटने में कामयाब नहीं हो पाए लोकसभा चुनाव में। तो ये तो एक चैलेंज है ना प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपके कि पार्टी आलाकमान आपकी नहीं सुन रहा क्योंकि आप कार्यकारिणी आप 2.5 साल में नहीं बना पाए और जो लोगों को आपने ज़िम्मेदारियाँ दी थी, उनको अब हाल-फिलहाल में उनको आलाकमान ने हटा दिया। ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है। क्या आपको लगता है सेटबैक लगा है आपको? जिन लोगों को आपने रखा उनको भी हटा दिया? देखिए, जिनको रखा हटाने की बात, वो केवल 2 या 3 हुँ, सीट्स हैं हुँ। और वो चुनाव में थी। नहीं, अभी चुनाव में एआईसीसी ने कहा कि भई आपने उनसे ये बिना कैसे? पूछे, बिना अप्रूवल के आपने रख दिया। हाउ? जस्ट टेल मी हाउ? प्रभारी जी खुद चुनाव लड़ रही थी। लक्ष्मी अग्रवाल जी पार्टी छोड़ के गई थी। कैंडिडेट समेत 3 विधायक प्रत्याशियों ने जिसका नाम लिया, उसको चुनना मेरे लिए मजबूरी थी और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। क्या इतनी बड़ा मामला हो गया? ये तो समय बताता है। राजनीति में ऊपर-नीचे चलते रहता है सर, और मैं किसी चीज़ को अपनी इंसल्ट नहीं मानता, नहीं, क्योंकि आपकी इंसल्ट नहीं एज़ ए नहीं आप एज़ ए करण हमारा इंसल्ट नहीं, लेकिन एज़ ए पीसीसी प्रेज़िडेंट के नाते अगर आप कोई नियुक्तियाँ कर भी दे रहे हैं, जब आपने बताया कि भई ऐसी सिचुएशंस ऐसी बन गई थी, कोई नियुक्तियाँ आपको करनी पड़ी, लेकिन आलाकमान ने उनको डाइजेस्ट नहीं किया, एआईसीसी ने उनको खारिज कर दिया। देखिए, कोई इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो मजबूत लोग हैं। ऐसा व्यक्ति था जिसको बनाया था, जिसने डीएवी को 17 साल बाद जिताने में मदद करी। 17 साल से हम एबीवीपी को नहीं हरा पाए थे, इस बार हमने हराया है और वो लड़का कांग्रेस में है आज की डेट में। और ऐसे लड़के को बनाया, मुझे खुशी है कि पत्नी के आईसीयू में होने के बाद भी उसने हमारा काम किया और उसने बूथ्स भी बनाए, बूथ में काम भी किया। ठीक है, मैं क्योंकि अभी मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। और कुछ लोग जश्न मना रहे हों, मनाएँ। मेरे को फिर भी कांग्रेस को मजबूत करना है और जब तक मैं पद में हूँ, तब तक कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करूँगा और जब तक जीवित हूँ, तब तक कांग्रेस के लिए काम करूँगा। मैंने जब आप उपनेता प्रतिपक्ष थे, मैंने सदन में आपको देखा, बहुत सीरियसली कवर भी किया आपको। हमने हाउस में जब आपको देखा, पत्रकार देखा, तो बहुत एग्रेसिवली आप अटैक करते थे सरकार पे। तो जब आप अध्यक्ष बने तो एज ए जर्नलिस्ट हमने सोचा कि आप बहुत एग्रेसिवली चीज़ों को लीड करेंगे, लेकिन आप 2.5 साल तक कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे, आपकी पीसीसी नहीं बन पा रही। ये तो आपका एक तरह से ये एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते अगर उनके पास ताकत ही नहीं है, उनकी सेना ही नहीं पूरी बन पा रही है, तो फिर कैसे आप काम करेंगे? ये तो चैलेंज है ना, 2.5 साल हो गए, क्यों नहीं कार्यकारिणी बना पा रहे आप? देखिए, कमज़ोर कहाँ दिख रहे हैं? अंकिता के उसमें 12-13 दिन लगातार जेल भरी है। ट्रिपल एससी भर्ती में हम लोग लड़े हैं। लगातार मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। गैरसैंण में
आज भी रिकॉर्ड में इससे बड़ा घेराव नहीं हुआ। 5,000 लोगों का ऑन रिकॉर्ड है, वहाँ के सीईओ का लिखा हुआ है कि 5,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी। ये मेरे ही कार्यकाल में मैंने किया। मेरे पास केवल जिला अध्यक्ष हैं, मेरे को अभी पीसीसी नहीं मिली। क्यों पीसीसी नहीं बना, मिली? यही मेरा सवाल, क्यों नहीं मिली? ये इसमें आप कमज़ोर हैं ना इससे मैं तो। इसको कमज़ोर नहीं मानता। ओके। प्रीतम सिंह जी ने भी तो 3 साल नहीं दे पाए थे। 3 साल तक प्रीतम सिंह जी की भी नहीं है। चीज़ें प्रभारी और इन लोगों को बैठ के कंक्लूड करनी पड़ेंगे। आप कम संख्या में चाहते हैं पीसीसी हो, लेकिन एक-एक नेता जब 100-100, सवा 100 लोगों की लिस्ट देगा, तो कैसे होगा ये सब? यानी सीनियर आपके साथ नहीं है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। सपोर्ट करने और नहीं करने का नहीं है। एक लेवल के बाद आदमी पूरे प्रदेश का नेता होता है। वो हर जगह से अपने लोगों को चाहता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन इसमें मदद की आवश्यकता होती है हाईकमान की, कि वो बताएँ कि भई इतने-इतने लोग, मेरे को पीसीसी चलानी है, मेरे को प्रदेश कांग्रेस कमेटी चलानी है। मेरे को कुछ लोगों को जिनको मैं वर्क करते देख रहा हूँ, उनको एकोमोडेट भी करना है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा चेला हो और वो काम ना कर रहा हो, खाली मेरा दोस्त है इसलिए मैं उसको एकोमोडेट कर दूँ, ये नहीं होना चाहिए। और उसी से बचने की कोशिश ये हम लोग कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि प्रभारी जी अभी हरियाणा चुनाव के बाद थोड़ा फ्री हो जाएँगे, तब उनके संग बैठ के सह प्रभारी लोग दोनों थोड़ा अपने क्षेत्रों को देख लेंगे, जज कर लें लोगों को, उसके बाद वो जो बनाए। मेरे को तो जिनको ये ला के दे देंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, उनके संग मैं काम करूँगा। मेरा ना कोई दुश्मन है, ना कोई दोस्त है। नहीं, नहीं। मेरे लिए कांग्रेस का वर्कर केवल कांग्रेस का वर्कर है। कई बार ये जब आपके विरोधी कहते हो, या वो गलत हो या सही हो, लेकिन ये चर्चा चलती है कि करण महाराज जी सुनते नहीं है। चंपावत के प्रत्याशी का ऐलान करना था तो डिस्कशंस होते रहे, अचानक बाहर आके पता चलता है कि प्रत्याशी तय हो गया है। अभी करण महाराज जी को कहा था कंक्लूड करने के लिए, कुछ समय का इंतजार कर लीजिए, ऊपर पत्थर गिर रहे हैं, पानी आ रहा है, लेकिन करण महाराज जी का नहीं, अभी हम इसका कंक्लूड करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि आप डिस्कस नहीं करते हैं। आपने जब ये केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा भी प्लान करनी थी, आपने प्लान कर दिया, तो क्या आप लेकर के साथ नहीं चलते हैं सबको? ऐसा देखिए आरोप है आपके विरोधियों देखिए का। जो आरोप लगा रहे हैं उनसे इसका प्रश्न लीजिए। 1 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, पीसीसी के कार्यालय से सबको फ़ोन हुए, सबसे राय ली गई, सबसे पूछा गया। सबने कहा कि कोई डेट डिसाइड कर लो 10 तारीख को छोड़ के, क्योंकि 10 तारीख को हमारे पंत साहब का जो है दिवस मनाया जाता है। तो 1 तारीख को बात हो गई। अब उसके बाद भी अगर ये कहें कि करण मेहरा पूछता नहीं, ये नहीं करता, तो ये मेरे को लगता नहीं, इसका जवाब वही दे सकते हैं। जिसको आरोप लगाना है वो आरोप लगाएगा। मेरा काम काम करना है। मैं अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे मेरी नज़र है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, दिन-रात मेहनत कर रहा हूँ। मेरा कार्यकर्ता मुझ पर भरोसा करता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आज करण मेहरा पे भरोसा करता है। मेरे लिए ये इनाम बहुत है। मेरे को पद में कब तक रहूँगा, कब तक नहीं रहूँगा, मुझे मतलब नहीं। मैंने अपने पहले इंटरव्यू में भी कहा था, मेरी मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री बनने की दौड़ नहीं है। मैं लीडर बनना चाहता हूँ और लीडर बन के मरने से पहले उभर के आऊँगा। लेकिन ये जो बार-बार जैसे आपने भी कहा, ये इस तरह की भी चर्चाएँ कांग्रेस की कॉरिडोर्स में देहरादून से दिल्ली तक चल रही हैं कि करण महाराज जी प्रदेश अध्यक्ष कब तक? ये क्यों, ऐसी चर्चाएँ क्यों होती हैं बार-बार? क्यों चल रही हैं आजकल ये? देखिए जबकि आप तो भाग-दौड़ भी कर रहे हैं, आपने यात्रा भी इतनी बड़ी निकाली है, और यात्रा का पहला पार्ट तो बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल भी रहा, और दूसरा पार्ट तो खैर 1 दिन का था, वो तो कंक्लूड करना था, लेकिन ओवरऑल यात्रा आपकी कामयाब दिखाई दी ज़मीन पे। ये चर्चाएँ क्यों चलती रहती हैं कि करण महाराज जी शायद बस अब थोड़े समय बाद बदले जाएँगे, उनको तो पीसीसी भी नहीं मिल पा रही, उनके रखे हुए आदमी भी हटाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर देखिए, आपको कई साल हो गए जॉब करते हुए और ये सब काम करते हुए, आप जज भी कर सकते हो। सबसे ज़्यादा विरोध किसका होता है? विरोध उसी का होता है जो जीवित होता है। और मैं जीवंत हूँ, काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो विरोध भी होगा। जो कुछ करेगा नहीं उसका किस चीज़ का विरोध होगा? मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे कामों का विरोध है। मैं मजबूत हो रहा हूँ तो उससे भी कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा। और मैं ये मानता हूँ मेरी कमी है कम्युनिकेशन की, मैं मीडिया में कम हूँ। मैं आप जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके संग कम मेरा मिलना-जुलना है, ये मेरी कमज़ोरी है। लेकिन मेरी स्ट्रेंथ, मेरी ताकत, मेरी मेहनत है, मेरा लोगों से सीधे संवाद है। कार्यकर्ताओं को मैं बाय नेम पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जानता हूँ। आज की इन 2 साल में मेरी उपलब्धि ये है कि मैं सबसे, मेरी आत्मीयता बढ़ी है। और आप देखिए ना, एकदम से अनाउंस हुआ था 24 की यात्रा। मैंने 50 आदमी को लेके जाऊँगा कहा था, मुझे पता है कि इंतज़ाम करना में मुश्किल होगा। 200 पदयात्री थे परमानेंट, उसके अलावा लोकल के लोग जुड़ रहे थे, तो रोज़ 400-500 लोग हो रहे थे। तो मेरे लिए यही है कि कांग्रेस आज लड़ते हुए दिखाई दे रही है। आज कांग्रेस में ये उम्मीद हुई है कि सरकार आएगी 27 में, और इसीलिए शीर्ष पद के लिए लड़ाई होना लाज़मी है। और ये जो सारा विरोध है वही है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूँ। जिसको भी हाईकमान चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। मेरी एक ही धुन है, 2027 में कांग्रेस की सरकार, कुशासन से बाहर हमको आना है।
आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, केदारनाथ में क्यों आपको लग रहा है कि कांग्रेस जीतेगी? अब निश्चित तौर पे मंगलौर, बद्रीनाथ आपने जीत के बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि भाई हम तो 14 के बाद से हार ही नहीं रहे हैं, लेकिन 2 ये उपचुनाव बुरी तरीके से हारे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और केदारनाथ का चुनाव बीजेपी के लिए भी करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि अयोध्या, फैजाबाद लोकसभा में हार गए, बद्रीनाथ में आप लोगों ने हरा दिया, और अब केदारनाथ जी का धाम है। प्रधानमंत्री जी की आस्था के एक तरह से बड़े केंद्र है, प्रधानमंत्री जी वहाँ लगातार आते भी रहे हैं, तो केदारनाथ के चुनाव को कम से कम बीजेपी उतना हल्के में तो नहीं लेने वाली है। 5-5 मंत्री लगा दिए हैं। एज ए पार्टी प्रेसिडेंट अभी आप वहाँ होकर के भी आए हैं, प्रत्याशी तो जब आएगा उसकी अपनी प्रक्रिया है, लेकिन क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ भी जीतेगी और बीजेपी बद्रीनाथ हार के केदारनाथ भी हारेगी? आपके प्रश्न में आपका आंसर सर, आपने कहा कि 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगी है, ऐसी क्या आन जरूरत पड़ गई कि 5 मंत्री लगाने पड़े? मंत्री प्रदेश को चलाने के लिए हैं, उनका काम जनता की सेवा करना है, अपने डिपार्टमेंट्स को चुस्त दुरुस्त रखना है। अब मंत्री जो हैं 5-5 मंत्री एक इलेक्शन में ड्यूटी लग रही है, बिल्कुल वैसे हो गया कि प्रधानमंत्री हैं कि प्रचार मंत्री पता ही नहीं चलता। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, पीएम मतलब प्रचार मंत्री। वो उन स्टेट्स में जाते हैं जहाँ इलेक्शन होते हैं, और मणिपुर अभी तक नहीं गए, जहाँ जो मणिपुर जल रहा है, जो मतलब समझा जा सकता है कितनी संवेदनहीनता है। और दूसरी बात, वहाँ इतनी अव्यवस्था, आप देखिए मनमोहन सिंह जी के टाइम पे और राहुल जी ने जब दौरा किया 2014 के आपदा के बाद, भारी काम हुआ। 17 किलोमीटर का मार्ग दुरुस्त किया गया विद इन 3 मंथ्स। उमा भारती जी तारीफ करके जाते हैं, रामदेव जी अमूमन कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोलते, वो तारीफ करके जाते हैं। और आज करीब 2.5 महीने हो गए वहाँ मार्ग टूटा है, 4-5 किलोमीटर का हिस्सा बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुआ है, वहाँ प्लम्स तक नहीं पड़ पा रहे हैं 2.5 महीने में। 3 महीने में 16 किलोमीटर का मार्ग बनना, और 2.5 महीने में प्लम तक नहीं पड़ पा रहे, 5 किलोमीटर के पैचेस को ठीक नहीं किया जा रहा है। ये समझा सकता है। शौचालय महिलाओं के लिए नहीं है। 1.5 किलोमीटर की जब लाइन लगती है ना मंदिर में साहब दर्शन के लिए, बीच में कहीं शेड नहीं है मंदिर तक, जिसमें लोग आसरा ले सकें बारिश में, पानी में, तूफान में। पास में कहीं शौचालय होने चाहिए ताकि कोई महिला वहाँ अगर खड़ी है 3 घंटे से 4 घंटे, वो नहीं है। तो ध्यान किसी चीज़ में नहीं है सर, खाली नाम से। ऊपर कंस्ट्रक्शन आप जब जाएंगे आप देखिए ऐसा है वो, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है केदार बाबा के यहाँ, ऊपर मंदिर के ऊपर भारी मशीनें चला के कुछ हो रहा है। पानी बहता है, जो आप जानते भी होंगे कि हमेशा उत्तर पूरब को पानी बहता है शिव को चढ़ाया हुआ। इन्होंने नीचे गहरा कर दिया है, शिव के मंदिर के आगे जो प्लेन था उसको गहरा करके सीढ़ियाँ बनाई हैं। अब पानी, जो बारिश का पानी जो पूरा फैलता है, उसमें कोई दोष नहीं लगता हमारे संस्कृति के हिसाब से, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से। वो पानी अब दक्षिण को बह रहा है, जिसका आने वाले समय में अगर आप किसी अच्छे जानकार से पूछेंगे तो ये गलत है हमारी परंपराओं के हिसाब से। जैसा मैंने कहा, शंकराचार्य ने 2,500 वर्ष पहले दक्षिण से यहाँ आदमी को लेके आए। तो आज इन सब चीज़ों के संग खेल हो रहा है। पहले आपने सुना होगा, आप तो यहाँ पहले भी रहे हैं, G+1 का वहाँ का उद्देश्य था, मतलब ग्राउंड लेवल प्लस 1 मंजिल बनती थी, ऊपर पट्टे बने होते थे छोटे, जिसमें सोते थे उनके लोकल, और बर्फ़ पिघल के नीचे आती थी। आज 4 मंजिल 5 मंजिल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नीचे जड़ खाली हो रही है सर। पूरा साफ रामबाड़ा से नीचे से आप देखिए बहुत बुरी तरीके से कटाव हो रहा है, और ये ऐसे ही चलेगा तो ज़्यादा साल नहीं है फिर केदारनाथ के। तो इससे पॉलिटिकली आप लोगों को लगता है कि इससे पब्लिक में अनरेस्ट नहीं है? नहीं नहीं, केवल पॉलिटिकली नहीं सर। मैं गया, मैं दुकानदारों से बैठा, 5,900 रुपीज़ ले लिए कि वहाँ आप दुकानें खोल लीजिए, क्योंकि क्या यात्री को कुछ खाने पीने को चाहिए। वो पहुँच गए, दुकानें लगा ली, रसीदें कट गई, 10-10 हज़ार का चालान फॉरेस्ट ने काट दिया। कोई आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं भाई। डीएम और एसडीएम तहसीलदार कुछ कह रहे हैं, पर्चियाँ कटवा रहे हैं, फॉरेस्ट आके 10 हज़ार का चालान काट रहा है। टेंट्स लगाने के 80,000 रुपये ले रहे हैं, जो यात्रियों को बीच में अगर कोई असुविधा होगी, सोना चाहते हैं, वो टेंट 80,000 रुपये, पर्ची कट रही, उनका भी चालान फॉरेस्ट काट रहा है। तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन? मतलब सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं है क्या? ये पता नहीं था कि इन सारे फॉरेस्ट से लेके पीडब्ल्यूडी से लेके जो अन्य विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनका एक कोऑर्डिनेशन टीम बने। पहले ही तय हो जाए कि भाई हम 6,000 की पर्ची काट रहे हैं, अब ऊपर नहीं करना है कुछ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं सर जिसमें किसी का ध्यान नहीं है। जब आपदा आई 31 को जब हम लोगों ने स्थगित किया, तो दुकानें खाली कराई गई, उनसे कहा तुम नीचे जाओ, अभी इस बीच यहाँ कोई नहीं रहेगा। ठीक है, यात्रा बंद थी, वो नीचे आ गए, वैसे ही अपना सामान, क्योंकि 10-10 सिलेंडर लेके उतने ऊपर से नीचे नहीं। सारा साफ हो गया साहब। जो वहाँ लेबर्स लेके कोई साहब गए हैं, तो वो सारा दुकान, आप दुकान वालों के इंटरव्यू लेंगे, वो सब रो रहे हैं, किसी के 10 सिलेंडर गायब है, किसी का 2 लाख का सामान गायब है, किसी का 50,000 का सामान गायब है, वो परेशान है।
यात्रा कभी भी रुक जा रही है, कभी भी कुछ हो जा रहा है, तो नुकसान बहुत हो रहा है। हम ये देखें, मैंने कहा संस्कृति और धर्म के साथ-साथ ये हमारी रोज़ी-रोटी का भी सवाल है सर। किसी के होम स्टेज़ हैं, किसी का होटल है, किसी ने गाड़ी ले रखी, कोई छोटी-छोटी दुकानें लगाता है, कोई टैक्सी की सर्विसेज़ करता है, वो सब खत्म हो गया। पहले आप लोग के टाइम पे 10 दिन का एक टेंटेटिव टाइम रहता था कि इतने दिन लगेंगे 4 धाम में, आपको जाना नहीं है। 8 बजे के बाद गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, बैरियर्स लगते थे, तो आदमी रुकता था कहीं न कहीं, उसको पता होता था कहाँ खाना खाना है, ऐसे खाना स्थानीय लोग रोजी-रोटी रोज़ मिलती है, जब रोज़ी-रोटी लोग मिलती। रुकेंगे तो हाँ, ज़ाहिर-सी बात तो है वो अब दुकान क्या देंगे हो रहा है, लोग। सुबह आ रहे हैं सर, सुबह चल रहे हैं हरिद्वार के नीचे से, रात केदारनाथ है, रात को दर्शन हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद अगर केदारनाथ से तो खैर सुबह आके वापस आ रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, वापस हरिद्वार से नीचे। मेरे आदमी को क्या मिला? मेरे स्टेट को क्या मिला? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे लोगों में नाराज़गी है। गाँव में आज भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, सड़कों की। आज भी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। इतनी बड़ी यात्रा है सर, कहीं रास्ते में मुझे कोई मेडिकल कैंप नहीं मिला। पूरे 22 किलोमीटर के रास्ते में, बल्कि तो मैं इसका तो इसका नुकसान होगा बीजेपी को, जब चुनाव में जाएगी तो पब्लिक नेचुरली अपना गुस्सा सर दिखाएगी। सर ज़रूर पूछिए, आप मेरे 2 इंटरव्यू पहले के भी देखिए, पिछले वाली चारधाम यात्रा से के बाद में आधे से पहले जब मैं सर्वे करने गया था, तो आपको याद होगा मैं उत्तरकाशी से वापस आया था, प्रेस करने के लिए। रास्ते में पत्थर गिर रहे थे, पेड़ गिर रहे थे। आप ऑल वेदर रोड को देखिए, कल रात आया हूँ मैं। आप देखिए आज भी वो सिंगल रूट से भी कम हो गई है। पूरे करीब-करीब हर जगह 50 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर पत्थर गिरे हुए हैं, चट्टानें गिर रही हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपके पास कोई मशीनें नहीं है कि जो हर 1 घंटे में जाके उनकी सफाई करते रहें ताकि कोई गाड़ी ना टकराए। उस यात्रा में मैंने देखा, मैंने आप लोगों के माध्यम से कहा था कि पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स आएँगे। कार्डियक अटैक्स हो सकते हैं, वहाँ डॉक्टर होने चाहिए, ऑक्सीजन के पार्लर लगवाइए और वो सही साबित हुआ। आपने देखा इनको आँकड़े छिपाने पड़े, 200 कुछ तक दिखाए, उसके बाद आँकड़े देने बंद कर दिए, कितने लोग मरे। क्योंकि पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, कोई माने ना माने, आज साइंस भी इसको प्रूव कर रहा है। और ऐसे में आप केदारनाथ की यात्रा में आपने कहीं 2 ऑक्सीजन पॉलर नहीं लगा रखे। आपका लेह लद्दाख में देखिए साहब, वहाँ ऑक्सीजन के प्रॉपर पॉलर्स लगे हुए हैं, आपको अगर तकलीफ हुई, आप वहाँ ऑक्सीजन ले सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, क्यों नहीं हो सकता? मंत्रियों के दौरों में अफ़सरों के कुत्तों को घुमाने के लिए गाड़ियाँ हो सकती हैं, लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन पॉलर में कितना खर्चा आना है सर? केदारनाथ में आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की आस्था है तो मनमोहन सिंह जी के बराबर दे दीजिए ना, हमको धन आवंटित कर दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उनको टूटता हुआ क्यों गर्भगृह के नियम तोड़ दिए उनने? क्यों कैमरा लेके गए? क्यों अपने प्रचार की ज़्यादा चिंता थी सर? तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो वहाँ के लोगों को उद्वेलित कर रहा है और मुझे लगता है कि किसी को भी टिकट कांग्रेस देगी कि वो थोड़ा कनेक्टिव रहे, वहाँ के लोगों से मिलता रहे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल नहीं होगा। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। कुल मिला के सुना आपने, बहुत बेबाकी से, चूंकि करण महाराज जी बेबाकी से बोलते भी रहे हैं, वो विधानसभा में इसी अंदाज में बोलते थे और इस तरह प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी वो इसी अंदाज में बोल रहे हैं। वो अपनी जगह अपने सवाल हैं कि क्या सीनियर नेताओं का उनको सपोर्ट मिल पा रहा है या क्या वजह है कि सीनियर नेता उस तरह से करण महाराज को सपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत सारे सवाल है, लेकिन बद्रीनाथ और मंगलौर की जीत खाते में उन्हीं के नेतृत्व में आई है, ये भी अपनी जगह सच है। और केदारनाथ की चुनौती इस वक्त अब कांग्रेस के सामने है। धनुष अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।